नमस्ते आप सभी लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने जीएस पेपर 5 के प्रश्न को लेकर के, जो है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के संदर्भ में लोकायुक्त पद का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए, आप प्रश्न तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ ये जो पुछल्ले शब्द है इसमें क्या कहा जा रहा है, समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। जब हम अपने टेस्ट पेपर में इस प्रश्न को दिए थे तो आप विश्वास माने कि जो मैक्सिमम बच्चे थे वो इस चीज को नहीं ध्यान दिए, और जो है वो अपने उत्तर में लोकायुक्त की सारी चीजें आप बताए कि वो उसका गठन कब हुआ, उसकी शक्तियां क्या है, उसके अधिकार क्या है, लेकिन समालोचनात्मक चीजें मतलब उसकी नकारात्मक चीजें, उसमें जो समस्या है वो नहीं बताए, और इसी वजह से उनका आधा नंबर कट गया। और अभी आप लोगों ने जो है अपनी मार्कशीट देखी होगी, जिन बच्चों ने मेंस लिखा है या जो लोग नहीं अभी लिखे हैं वो भी यूट्यूब पे तमाम मार्कशीट पड़ी होगी मेंस की। आप लोग देखिए कि पेपर 5 पेपर 6 में किस तरीके से जो है मार्किंग हुई है, कितना खराब लोग पाए हैं नंबर। और वो ऐसे ही होता है कि प्रश्न को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न की डिमांड क्या है उसको आप लोग समझते नहीं हैं, और एग्जाम के प्रेशर में जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप प्रश्न पत्र एग्जाम हॉल में बैठिए, कोई भी टेस्ट दीजिए या प्रश्न एग्जाम में बैठिए, तो सबसे पहली शर्त है कि प्रश्न को थोड़ा सा ठहर करके रुक करके उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि भले आपको लगता है कि यहाँ मेरा 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा जा रहा, दे दीजिए ज्यादा। क्योंकि आप अगर दे लेंगे और थोड़ा सा माइंड मैप बना लीजिए कि हमको इसमें लिखना क्या है, आपका इस ऐसा करने में हो सकता है कि आपका 50 सेकंड चला जाए। लेकिन विश्वास मानिए वो 50 सेकंड आपको जो है, पहली चीज तो उत्तर से आपको भटकने नहीं देगा, और उत्तर के जितने डायमेंशन है, मतलब प्रश्न में जितने डायमेंशन है वो सब कवर करने के लिए आपको माइंड मेकअप कर देगा कि ये चीजें हमको बतानी है। तो आप जो है अपने उत्तर को बहुत सटीक और सारगर्भी तरीके से लिख सकते हैं। तो पहली शर्त तो यही है कि मेंस आंसर राइटिंग में कि प्रश्न को खूब जो है ध्यान से पढ़िए। तो आइए चलिए प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के संदर्भ में लोकायुक्त पद का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। और ये जो प्रश्न है ये 12 अंक का है, तो थोड़ा सा आपको विस्तार से भी देने का अवसर है यहाँ। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका कि लोकायुक्त पद क्या है उसके बारे में आप बता दीजिए। कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया एवं 1977 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया, और 1977 में लोकायुक्त जो पद है उसकी मतलब जो है एक तरीके से उसकी नियुक्ति कर दी गई लोकायुक्त की। इसके नियुक्ति का तार्किक आधार एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना था। मतलब ये लोकायुक्त पद की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भ्रष्टाचार निवारण तंत्र, मतलब जो भ्रष्टाचार को पे अंकुश लगाए, ऐसी एक बॉडी की मतलब संरचना की जरूरत थी, गठन की जरूरत थी, और उसी के तहत ये प्रयास किया गया। तो आप पहले ही पैराग्राफ में कोई एकदम बहुत सटीक, मतलब कोई फालतू बात ना करते हुए आप लोकायुक्त को बता दिए, और लोकायुक्त का गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश में वो सारी चर्चा कर दिए बहुत संक्षेप में। अब जो दूसरा है इसकी थोड़ी सी योग्यता आप बता दीजिए कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश ही इस पद पर आसीन हो सकता है। मतलब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज चाहे तो वो लोकायुक्त नहीं बन सकता। बन कौन सकता है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश। तो ये इसकी योग्यता हो गई। अब कार्यकाल इसका क्या है, तो कार्यकाल इसका 8 वर्ष है। ये आपके यूपी पीसीएस में पीटी में भी ये पूछा गया था कि लोकायुक्त का जो है वो कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो याद रखिएगा कि जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष होता है। पहले 6 वर्ष था, जिसे 2012 में बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। देखिए, इसको लिखने, अगर आपको ये नहीं भी याद रहेगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये तो हम चूंकि डिटेल से आपको बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए पॉइंट ना कम पड़े। जब आप थोड़ा डिटेल से पढ़े रहेंगे तो आपको वहां लिखने में सहूलियत होगी। और वैसे भी पीटी देना ही है, और पीटी के सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे पीवाईक्यू में, तो आप इससे भाग नहीं सकते हैं।
न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, वर्तमान में संजय मिश्रा हैं। अब ये भी आपका ये फैक्ट है, और ये बेसिकली पीटी के लिए है। और जब भी आप अभी क्या करिए, अगर मुख्य परीक्षा मतलब प्रीलिम्स पढ़िए तो थोड़ा सा जिस टॉपिक से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं आप पीवाईक्यू देख लीजिए, वहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिए। और इसलिए मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल्स दिया भी कि आपका मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स की भी थोड़ी बहुत तैयारी होती रहे। तो ये चीज़ें हो गई, योग्यता आपने बता दिया, कार्यकाल बता दिया, प्रथम लोकायुक्त कौन है जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसा पूछा जाता है, फिर वर्तमान में कौन है, आपने संजय मिश्रा जी की भी चर्चा कर दी। अब आइए देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, आप सभी जानते होंगे कि आप लोग की जो परीक्षा है वो बहुत संभावना है कि अब वो अक्टूबर में जा रही है, यूपी पीसीएस की परीक्षा 2024 की। और जो आरओ की परीक्षा है वो तो नवंबर में जा रही है, और जो इसका मुख्य परीक्षा है वो फरवरी में होगा। तो सोचिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब पीटी देने के पास आपके पास कायदे से 3 महीने होंगे पूरा मेंस जो है पढ़ने के लिए। तो अभी चूंकि पीटी में लंबा समय है, तो आप अपनी तैयारी को जो है वो 60-40 के रेशियो में बांट लीजिए। अभी आप कम से कम सितंबर तक, सितंबर के अगस्त तक तो निश्चित तौर पे 60 से 70% जो है आप मुख्य परीक्षा को तैयार करिए। इसमें जीएस के जो महत्वपूर्ण पेपर हैं, जो 6 पेपर हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए, एसए पे काम कर लीजिए, सामान्य हिंदी पे काम कर लीजिए, क्योंकि पीटी के बाद आपको मुख्य परीक्षा पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिलने वाला है। और देखिए, फाइनल सिलेक्शन भी वही लेगा जो एक रणनीति के तहत काम करेगा, और रणनीति आपकी यही होनी चाहिए कि अभी आप मुख्य परीक्षा तैयार करिए, और इसी को आधार बना के हमारे संस्थान द्वारा आपके जीएस प्रश्न पत्र 5 और 6 को लेकर के टेस्ट सीरीज का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक दिन आपको जो है वो 2 क्वेश्चन देते हैं। उसमें आपको शाम को 5 बजे तक लिख के दिखाना होता है पीडीएफ में, और साथ ही साथ हम उसकी मार्किंग करते हैं, और सेम डे आपको जो है पीडीएफ में उसका मॉडल उत्तर भी दे देते हैं। तो इससे देखिए आपको तो ये होगा कि जो आपका आंसर राइटिंग का एक भय है वो खत्म होगा, मतलब आप लिखना शुरू करेंगे। पहली चीज, आपको कैसे लिखना है, तो चूंकि हम खुद आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे तो आपको बता देंगे इसमें देखिए क्या कमी है, कैसे सुधार करना है। प्रॉपर वे में उसमें कमेंट किया जाएगा तो वो आपकी कॉपी पे जाएगा। साथ ही साथ आपके और साथी लोग उसमें आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप उनकी भी कॉपी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे लिख रहे हैं, वो ऐसे लिख रही हैं, तो हमको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और लास्ट में 1-2 घंटे के बाद हमारा जो है वो मॉडल पेपर आ ही जाता है, तो जो भी कमियां रहेंगी वो मॉडल पेपर से आप और बेहतर कर लेंगे। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि पेपर 5 और पेपर 6 के जितने भी टॉपिक हैं उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम इसके माध्यम से कराने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ से मेरा विश्वास है कि आपका कोई प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप अभी टेस्ट जो हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 7303307507 पे संपर्क करें, पीडीएफ का टेस्ट पेपर लेके देख लें, मॉडल उत्तर देख लें, आपको जब संतुष्टि मिलेगी तब आप ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई, अब आगे आते हैं। अब देखिए, लोकायुक्त के कार्य, जो आपके प्रश्न का अगला पॉइंट है, अब आपके लोकायुक्त के कार्य को बताना है। और ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में देखिए, जीएस के उत्तर लेखन में आपके पास एक और समस्या आती है, समय की समस्या आती है, क्योंकि जीएस के पेपर में आपको पता होगा कि आपको 20 प्रश्न करने होते हैं, 10 क्वेश्चन 8 अंकों के होते हैं, 125 शब्दों में लिखना होता है, 10 क्वेश्चन जो है वो 12 अंकों के होते हैं, 200 शब्दों में लिखना होता है, तो समय बहुत कम होता है। तो यदि आप लंबा लंबा पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आप अपने उत्तर के साथ बहुत ज़्यादा न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैराग्राफ बहुत छोटा बनाएं, जहां जरूरत लगे वहां पॉइंट का उपयोग करें, जहां आपको लगे डायग्राम बनाएं, पाई चार्ट बनाएं, मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक लिखने का आप जो है यहाँ प्रयास करें। तो आइए बताते हैं कि मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों के विरुद्ध शिकायतों को स्वीकार कर निष्पक्ष जांच करना एवं जांच के बाद कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को संस्तुति करना। सबसे पहला इसका जो काम है ये है। दूसरा इसका है कि पारदर्शी एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधार तैयार करना। फिर जो तीसरा इसमें लोकायुक्त का कार्य है,
लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना। और चौथा इसका जो महत्वपूर्ण काम है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं जनता में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता का प्रसार करना। मतलब ये एक ऐसी संस्था जो एक ऐसा नजीर प्रस्तुत करना चाहती है अपने कार्यों के माध्यम से कि जिससे जनता को भी लगे कि नहीं, भ्रष्टाचार पे चाहे वो कितना भी बड़ा पदधारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो, विधायक, मंत्री हो, सब जो है वो कानून के दायरे में है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि लोकायुक्त की ये महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने का प्रयास है। हालांकि लोकायुक्त सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या न्यायिक सेवाओं के सदस्यों तथा किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक की जांच नहीं कर सकता। ये इसकी जो है ये सीमा में भी है कि ये ऊपर तो चीजें कर सकता है कि नेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो इसके दायरे में आएंगे, लेकिन लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं है, तो जो न्यायिक लोग हैं वो इसके दायरे में नहीं है। फिर अगर इसकी शक्तियों को आप देखेंगे तो सम्मन भेजने का अधिकार इसको है, किसी सरकारी दस्तावेज की ये मांग कर सकता है और आदेश के उल्लंघन पर मानहानि का दावा कर सकता है। जब आप इतनी चीजों को आपने बता दिया कि लोकायुक्त का कार्य क्या है, लोकायुक्त की शक्तियां क्या है, तब आप जो है अब इसकी कमियों को बताइए। देखिए यहां तक अगर आप बता के आ गए और आप सोच रहे हैं कि 12 अंक का है, हम तो बहुत अच्छा लिख दिए हैं, सारे पॉइंट टच कर दिए हैं, तो आपको विश्वास मानिए अभी तो आप लोगों ने 3 नंबर तक का काम किया है। अगला जो 3 साढ़े 3 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर, वो इस पे मिलेगा कि लोकायुक्त की सीमाएं क्या है। क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि आलोचनात्मक बताना है कि मतलब लोकायुक्त की जो पॉजिटिव चीजें क्या है उसमें और क्या उसकी निगेटिव चीजें हैं। तो जब तक आप निगेटिव चीजें बताते हुए एक निष्कर्ष नहीं देंगे तब तक जो है आपको अधिक अंक नहीं मिलेगा। तो अब आइए लोकायुक्त की सीमाओं पे। लोकायुक्त के पास अपनी जांच एजेंसी नहीं, जो सबसे पहली इसकी सीमा है। कहने को तो भाई ये जो है प्रशासनिक अधिकारी, विधायिका, मतलब विधायक, मंत्री, सबकी जांच का अधिकार तो इसको है, लेकिन इसकी अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं है। मतलब ये जांच के लिए किस पे निर्भर रहेगी, जो प्रदेश सरकार की एजेंसियां हैं उसी पे निर्भर रहेगी। वह सिर्फ प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जांच करता है। इसके पास केवल 3 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। सोचिए, नाम इतना बड़ा, वही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो वही हाल यहाँ भी है कि सोचिए काम तो इतना भारी भरकम, आपने पीछे देखा ही होगा, लेकिन 3 डीएसपी रैंक के इसके पास केवल अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए ना काफी है। अब सोचिए इतना बड़े पैमाने पे इसके पास काम है, इतनी लोगों की जांच करनी है, और 3 डिप्टी एसपी रैंक, जिनसे तो कायदे से एक जिला भी नहीं संभाला जा सकता है, और वो पूरे प्रदेश की इस संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली चीजें हैं। फिर सुमोटो, मतलब स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता, पावर का अभाव है। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे जज साहब लोग हैं उनके पास ये अधिकार है, लेकिन अगर लोकायुक्त कोई चाहे कि स्वतः उसको लगे कि नहीं यार इस चीज की जांच करनी है, तो वो स्वतः जांच नहीं कर सकता। मतलब इसके हाथ बंधे हुए, जब तक इसके पास कोई शिकायत नहीं पहुंचेगी, कोई शिकायत नहीं करेगा, तब तक ये जो है जांच नहीं कर सकता है। अभी तक उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त सिर्फ किसी शिकायतकर्ता के एफिडेविट पर ही जांच कर सकता है। मतलब वही जो मैंने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है, अगर वो कोई एफिडेविट दाखिल करता है कि ये चीजें हैं, इसमें भ्रष्टाचार की चीजें, तो वह वहीं ये जांच कर सकता है। इनके पास अपनी कोई कोर्ट नहीं है। जैसे मैंने पीछे ही बताया कि ये क्या है, ये अनुशंसा करता है। अगर कोई भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दिलाने की ये अनुशंसा करता है, ना कि ये सजा सुनाता है। तो मतलब इसकी अपनी कोई कोर्ट नहीं है जिससे कि किसी मामले की त्वरित सुनवाई हो सके। आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से निर्णय पे पहुंच गए कि नहीं सही है, अमुक व्यक्ति दोषी है, भ्रष्टाचार उसने किया है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे अंततः, फिर न्यायालय से कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे नहीं इसके प्रति कार्रवाई करिए और इसको दंड दिलवाइए। फिर वही एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में चीजें उलझेंगी और इससे क्या होता है कि चीजें लंबित हो जाती हैं। इसलिए चूंकि ये ऐसी बॉडी है
कि वही है कि इसको एक तरीके से सफेद हाथी कहा जाता है, कि मतलब खर्चे तो इसके हैं लेकिन इसका कोई जो है इनपुट तो है, आउटपुट कुछ खास निकल नहीं रहा है। लोकायुक्त वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है। मतलब ये जो है लोकायुक्त जो है अपने वित्त पोषण और आधारभूत संरचना जो इनकी जो बॉडी है उसके लिए किस पे पूर्णतः निर्भर है, राज्य सरकारों पर निर्भर है। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है तो वो एक तरीके से राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत बड़े बड़े एक्शन लेती है और ये लोग उससे जो है डरते भी रहते हैं। लेकिन लोकायुक्त के पास क्या है कि सपोज करिए किसी मुख्यमंत्री से किसी प्रदेश का लोकायुक्त है और उसको लग रहा है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है तो आपको अपने वेतन या अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपको निर्भर किस पे है, आप हैं उसी सरकार पे निर्भर है। और अगर कहीं उसकी वक्र दृष्टि हो गई तो आपकी चीज़ें बहुत प्रभावित हो जाएंगी। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है जिससे उसके कार्यों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है और यह इसकी स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। मतलब अगर आप राज्य सरकार पर डिपेंड हैं तो आप स्वतंत्र जो है वो जांच कर ही नहीं सकते हैं और सरकारें जो हैं वो अपने हित में आपका प्रयोग कर सकती हैं। तो और ये हो भी रहा है। आप देखिए कि केंद्र स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति हुई है, राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। कहने को तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ इनको लाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई, लेकिन जिम्मेदारियां के साथ साथ अगर आपको दायित्व दिया जा रहा है, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो आपको अधिकार भी मिलने चाहिए, आपको उसको करने के लिए स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ दायित्व तो दिखता है, जिम्मेदारियां तो दिखती हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिलता उस तरीके से, इनको प्रशासनिक आधार नहीं मिलता है कि जो है ये अपने तरीके से चीज़ों पे निर्णय ले सके। तो ये इसकी आलोचना के बिंदु हो गए और जब तक आप इसको नहीं बताएंगे तब तक जो है आपको अंक नहीं मिलेगा। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से लोकायुक्त क्या है उसके बारे में बताया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, फिर लोकायुक्त के कार्यकाल की चर्चा कर दिए, फिर लोकायुक्त में कौन बना रह सकता है आपने उसको बताया, मतलब उसकी योग्यता क्या है लोकायुक्त पद धारण करने की। फिर आपने बताया लोकायुक्त के कार्य एवं उसकी शक्तियां क्या हैं, आपने उसकी चर्चा कर दी। फिर इसकी कमियों को बता दिया कि देखिए शक्तियां तो जो है वो है, लेकिन इसकी मतलब कार्यों या शक्तियों की सीमाएं क्या क्या है उसको बताते हुए एक छोटा सा निष्कर्ष आप दे दीजिए कि इस प्रकार उक्त कमियों को दूर करके इसे अपेक्षाकृत और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा भूमिका और निष्कर्ष में बहुत शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका या निष्कर्ष लिखिए, बहुत छोटा सा लिखिए। लेकिन हाँ, कोई भी जो है प्रश्न में पूछा गया भाग आपसे छूटे ना। और प्रश्न के पुछल्ले शब्दों का तो बहुत ध्यान दीजिए। यदि पूछा जा रहा है टिप्पणी करिए, पूछा जा रहा है कि समालोचनात्मक वर्णन करिए, उल्लेख करिए, सारी चीजों पे आपको ध्यान से पढ़ करके ही उत्तर लिखना है। तो चलिए आज के प्रश्न का जो है उत्तर वो यहीं तक था। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दिया है। हाँ, लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप सभी जानते हो जो हमारे समृद्धि आईएएस का जो मेन यूट्यूब चैनल है वो अभी डिस्टर्ब है। तो एक वैकल्पिक माध्यम जो हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम अभी आपसे रूबरू हो रहे हैं ताकि आपका जो है नुकसान ना हो और हम भी आप लोगों से मिलते रहें। तो इसीलिए संदीप मिश्रा ऑफिशियल जो हमारा अभी यूट्यूब चैनल, आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अभी तो हम इसी पे आ रहे हैं जब तक वो सही नहीं हो जाता। और वैसे भी अब ये बन ही गया है, आप लोग इसको इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, बहुत कम समय में आप लोग काफ़ी लोग इससे जुड़े भी हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं। तो इस पे भी हम टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो आप लोग इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।